तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी विद्यार्थी जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो भी जरूर देखें। आपके लिए स्पेशल क्लास रोजाना शाम को 5 बजे, कितने, शाम यानी 5 बजे ये रोजाना क्लास अपलोड कर दी जाती है। तो आप अपनी रोजाना शाम 5 बजे अपनी ये क्लास रोजाना देख सकते हैं। पहला आपका प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी राजगीर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी डी राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर के पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो राजगीर से हटाकर के क्या किया था? तो आपका यानी पाटलिपुत्र किया था। और आपको बता दें उज्जैन का जो कार्यकाल है वो आपका 461 यानी 461 से लेकर के 445 ईसा पूर्व है। क्या है? ईसा पूर्व है। और उसके बाद आपको बता दें जो ये उदयन था ये यानी इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु इसके पिता का नाम था। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये अजात शत्रु था ये यानी इसके भी पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था बिम्बिसार। क्या नाम था? बिम्बिसार था। यानी सबसे फर्स्ट जो राजा था उसका नाम था बिम्बिसार। और ये किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से। किससे? हर्यक वंश से थे। और साथ के साथ आपको बता दें कि इस वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे कि आपके यानी जो अजात शत्रु थे तो इन्होंने जैसे बिम्बिसार की हत्या की, तो इस तरह से मतलब इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण यानी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जैसे पुराण एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे उदयन ने सोन नदी के संगम पर, किसके संगम पर? साथ के साथ आपको बता दें कि जो उदयन ने किस किस पर यानी सोन नदी के तट पर क्या किया था? सोन नदी के तट पर यानी इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो पाटलिपुत्र की। किसकी? पाटलिपुत्र की यानी स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना की। और उसके अलावा आपको बता दें कि ये यानी किस नदी पर? तो सोन नदी के तट पर की थी। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि जैसे कि मगध वंश में सबसे जो पहला वंश था वो आपका ये हर्यक वंश ही था। कौन सा वंश था? आपका हर्यक वंश था, जिसका जो राजा प्रथम था तो अब उसका नाम था बिम्बिसार। उसके बाद क्या आया था? तो अजातशत्रु। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये काफी अपने आप में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी 16। कितने जनपद? 16 जनपद बन गए थे। और वो आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के यानी जनपदों जो महाजनपद बन गए थे, तो वो कितने बन गए थे? तो 16 बन गए थे। साथ के साथ आपको बता दें कि ये जो 16 यानी जनपद थे उनके यानी क्या क्या जैसे नाम है, तो और जो अभी यानी उनके यानी मौजूदगी में क्या नाम है तो वो भी आपको बता दें। तो जैसे कि जो ये जैसे 16 महाजनपद है इनका यानी किस में मिलता है? तो आगुंतर आगुंतर निकाय में इसके बारे में मिलता है। साथ के साथ आपको बता दें कि महाजनपदों में मगध, क्या? मगध मगध यानी गिरिब्रिज। क्या नाम? गिरिब्रिज। गिरिब्रिज। उसके बाद वत्स जो आपके क्या कौशाम्बी
और आपका यानी क्या कौशल, जैसे क्या बोलते हैं श्रावस्ती, श्रावस्ती एवं अवंती, एवं अवंती, उस अवंती को क्या बोलते हैं, तो आपका उज्जैन, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, क्या थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। एक और आप महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान रखें कि जैसे कि आपका, जैसे अभी आपका ये वत्स है, तो आपका कौशाम्बी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपका बात की जाए कौशल, श्रावस्ती, ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। अवंती ये आपका कहाँ पर है, उज्जैन, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। यदि आपसे ये पूछ लिया गया कि वत्स किसका पुराना नाम है, तो आपको तुरंत आंसर देना कौशाम्बी का। कौशल किसका यानी किसको बोला जाता है, तो आपका श्रावस्ती। और अब और अवंती की बात की जाए तो आपके यानी उज्जैन। तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी काशी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को यानी जाना जाता था आपका किस नाम से, तो आपको यानी कौशल के नाम से। किसके नाम से? कौशल के नाम से यानी जाना जाता था। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये अवध है, ये आपका यानी 16 महाजनपदों में से एक यानी जनपद है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी आपका किस यानी प्रदेश में, और ये वर्तमान में आपका कहाँ है, तो ये आपका फैजाबाद क्षेत्र में है। कहाँ पर है आपका? फैजाबाद क्षेत्र में आपका ये है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। और ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, यानी उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जब ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है और आपकी यूपी होमगार्ड की भी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, तो ये पूछे जाने के चांस ज्यादा बनते हैं, जो आपके यानी बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थकर की नक्काशी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी अंबिका गुफा, ऑप्शन सी त्रिशूल गुफा, ऑप्शन डी 12 भुजी गुफा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी त्रिशूल गुफा। भारत के ओडिशा खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थकरों की निकासी के लिए जाना जाता है? तो आपका त्रिशूल गुफा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? त्रिशूल गुफा को जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसकी दीवार पर 24 जैन तीर्थकरों की सुंदर नक्काशी की गई है। किसकी की गई है? इसकी दीवार पर 24 जैन तीर्थकर की नक्काशी की गई है। क्या किया गया है? 24 जैन तीर्थकर की नक्काशी की गई है। तो ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका यानी नीचे इस वीडियो के सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करें और आपका यानी सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक, ऑप्शन बी राजा नंदीवर्मन, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंदी वर्मन। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नंदी वर्मन ने कराया था, यानी किसने? नंदी वर्धन ने कराया था। और आपको बता दें कि ये जल मंदिर बिहार के पावापुरी, क्या पावापुरी में है? कहां पर है? ये पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने कराया था। किसने? महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी है, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन
ने कराया था। किसने कराया था? नंदमर्दन ने कराया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य बना हुआ है। किसके मध्य बना हुआ है? एक तालाब के मध्य बना हुआ है। किसके मध्य बना हुआ है? एक तालाब के मध्य बना हुआ है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपका ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी दिलवाड़ा, ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपका कुशीनगर नहीं है। और आपको बता दें, यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, यानी किनका? कुशीनगर में जो यानी गौतम बुद्ध ने क्या किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ पर? तो आपका कुशीनगर में यानी किया था। और बता दें आपको, ये आपका यानी काफी यानी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण यानी स्थल है। तो आप इसे अच्छे से जरूर ध्यान रखें। और ये आपके यानी जैसे आपका एक और यहाँ पर ये आपका है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला भी आपका काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक और अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। इसके लिए जैन धर्म के अनुयायी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी जरूरी यानी स्थल है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए तप कल्याण, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी दिशला, ऑप्शन डी जन्म कल्याण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी निर्वाण। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो निर्वाण के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम आपको बता दें कि जब कोई यानी तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण या मृत्यु, क्या कहा जाता है? निर्वाण या मृत्यु कहा जाता है। और आपको बता दें, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभ नाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन आपका सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा, यानी कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो यानी ए होगा, यानी ऋषभ नाथ। निम्नलिखित में से किसी जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो ऋषभ नाथ को माना जाता है। और आपको बता दें कि इन्हें ही क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक। क्या माना जाता है? जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और आपको बता दें, जैन धर्म अनीश्वरवादी है। किस तरह का है? अनीश्वरवादी है। किस तरह का है? अनीश्वरवादी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? ये ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास रखते हैं। किस में रखते हैं? अहिंसा में
अहिंसा में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के लोग किस में यानी विश्वास रखते हैं, तो अहिंसा में यानी विश्वास रखते हैं। और जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई, यानी कर्म को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। किसको? कर्म को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यानी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसे जैन धर्म का को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी ऋषभनाथ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी महावीर। महावीर को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। और आपको बता दें कि महावीर स्वामी ने यानी जैन धर्म को सबसे ज्यादा क्या किया था? काफी बढ़ाया था। और महावीर स्वामी का जन्म प्राचीन वज्र गणतंत्र की राजधानी, यानी किसकी? वज्र तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट, किसके निकट? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। कहां पर हुआ? कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। और आपको बता दें कि ये यानी इनका जन्म यानी कहां पर हुआ? तो आपका ये कुंड ग्राम में हुआ। और आपको बता दें कि ये जो इनका जन्म हुआ था, तो ये कब हुआ था इनका जन्म? तो 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। त्रिशला क्या क्या थी? यानी माता। और आपको बता दें जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, क्या थी? जो लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। और आपको बता दें कि तथा इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा। क्या नाम था? यशोदा था। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जैन धर्म का यानी तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी गुजरात में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा किस राज्य में है? तो आपका गुजरात में है। और आपको बता दें कि जो ये पालीताड़ा मंदिर है ये गुजरात के भावनगर में, इसमें भावनगर जिला, भावनगर जिले में शत्रुंजय शत्रुंजय की पहाड़ी, क्या? शत्रुंजय की पहाड़ी में स्थित है। और आपको बता दें कि आपका जो ये मुख्य मंदिर यानी प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। किसे समर्पित है? यानी ऋषभदेव को ये समर्पित है। और यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने, किसने? कुमारपाल सोलंकी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय यानी किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आपको बता दें जो दिगंबर संप्रदाय है ये मतलब जैन धर्म के दो संप्रदाय में से एक है। क्या है? आपको बता दें कि जैसे इसमें क्या हुआ था, जैन धर्म में जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से इसमें जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद
पड़ जाने से, मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदाय में, यह धर्म दो संप्रदाय में आपके यानी कौन कौन से, दिगंबर और आपके श्वेतांबर, और कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर, दो यानी संप्रदाय में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे भद्रबाहु। दिगंबर के कौन थे, दिगंबर के थे भद्रबाहु, और दूसरे थे यानी दिगंबर के अलावा तो आपके यानी श्वेतांबर संप्रदाय के, श्वेतांबर के कौन थे, तो श्वेतांबर के थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र, यानी दो यानी संप्रदाय थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। इनके क्या थे, तो इनके जैसे संस्थापक थे। तो ये यानी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है। ये यानी श्वेतांबर के क्या थे, स्थूलभद्र तो प्रवर्तक थे, और दिगंबर के कौन थे, तो भद्रबाहु थे। ये भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी अपर ग्रह, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी बसादिश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी बसादिश। जैन मठ संस्थान को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादिश या बसादी। क्या कहा जाता है? बसादिश या बसादी कहा जाता है। और जैन धर्म की यानी जो जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना। ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी द्वितीय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो पार्श्वनाथ थे वो यानी जैन धर्म के यानी कौन से तीर्थकर बने? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन बी 23वां। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था, वह जैन तीर्थकर कौन से बने? तो 23वें बने। आपको बता दें कि जो यानी पार्श्वनाथ थे ये यानी 23वें जैन तीर्थकर बने, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या? इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। क्या था? सर्प था। ये आपका प्रश्न कई बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। और आपको बता दें ये कई बार यानी पूछा गया प्रश्न है। और आपको बता दें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव नाम था। और आपको बता दें कि इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो आदिनाथ। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, जिनका प्रतीक क्या था? तो वृषभ था। क्या था? वृषभ था। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? ऑप्शन ए 49 वर्ष, ऑप्शन बी 42 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 29 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी 35 वर्ष में। यानी गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में, कहां पर? बिहार के
बोध गया में यानी 35 वर्ष की आयु में हुई थी। किसकी? निर्वाण की, निर्वाण यानी यह ज्ञान, निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कितनी वर्ष की? 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, किसमें? 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। क्या कर दिया था? ग्रह को त्याग दिया था। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और इन्होंने यानी जैसे जब ये ग्रह त्याग दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण कहा जाता है। और आपको बता दें कि इन्होंने 6 वर्ष की, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद यानी उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? यानी ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। कब? तो आपका यानी 35 वर्ष की आयु में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के। कितने वर्षों में ज्ञान प्राप्त किया? यानी 6 वर्षों में। जब ये घर से निकले तो क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। और साथ के साथ ये घर से कब निकले? तो 29 वर्ष की आयु में। तो जितने भी आपके कम से कम 4 से जो 5 प्रश्न आपके बनते हैं वो सभी आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ललितगिरी जो बौद्ध स्थल है वो आपका कहाँ पर है? तो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और आपको बता दें उड़ीसा के किस जगह पर? तो ये कटक जिले में। किसमें? कटक जिले में ये आपका है। और आपको बता दें कि यह सबसे पुराना बौद्ध स्थल में से एक है, यानी सबसे पुराना बौद्ध स्थल में से एक है। क्या है? यानी बौद्ध स्थल में से एक है। और आपको बता दें कि ये उदयगिरी और रत्नागिरी के साथ मिलकर ललितगिरी हीरा त्रिभुज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? हीरा त्रिभुज का निर्माण करती हैं। और ये क्या है? ये एक तरह से यानी आपकी यानी पहाड़ियां हैं। और यहीं पर क्या? ललितगिरी बौद्ध स्थल है, जो आपको यानी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक यानी कार्य क्या था? ऑप्शन ए अवशेषों का रखना, ऑप्शन बी बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान, ऑप्शन सी सार्वजनिक समायोजन स्थल, ऑप्शन डी ध्यान कक्ष के रूप में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। क्या होगा? यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। आपको बता दें यानी बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या था? तो आपका यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान था। और आपको बता दें ये प्रश्न आपका कई बार और कई एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि जो बौद्ध यानी यानी बौद्ध लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आपके यानी बौद्ध को बिहार यानी रहने का स्थान को बिहार कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए पथचारी और परिव्राजक, ऑप्शन बी श्वेतांबर और दिगंबर, ऑप्शन सी हीनयान और महायान, ऑप्शन डी अंग और उपांग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं वो आपकी हैं कौन सी? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी हीनयान और आपका महायान। कौन सी शाखा? हीनयान और महायान यानी दो शाखाएं हैं। और आपको बता दें कि जो यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत, कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, दो संप्रदाय
बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में, किसमें? हीनयान और महायान में, किसमें? हीनयान और महायान में क्या हुआ? ये विभाजित हुआ। और आपको बता दें कि जो चतुर्थ यानी बौद्ध संगीत हुई थी, क्या हुई थी? चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई थी, ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुई थी। किसमें? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के, किसमें? कनिष्क के शासन काल में ये हुई थी। और आपको बता दें हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? जो हीनयान है वो क्या करते हैं? तो ये यानी बुद्ध की मूल शिक्षा, बुद्ध की यानी मूल शिक्षा बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, का अनुसरण करते हैं। और आपको बता दें जबकि महायान मूर्ति पूजा करते हैं, जो महायान है वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 18। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी महानिवेशकरण, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी निरंजन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन आपका ए धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, उसे क्या कहा जाता? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और आपको बता दें कि आपका जो यानी पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने यानी कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। कहां पर दिया था? आपको बता दें सारनाथ में दिया था। उसके बाद आपको बता दें जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो आपका यानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। तथा महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा उपदेश किसने? महावीर स्वामी की बात की जाए, महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? तो राजगृह में। कहां पर? राजगृह में। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के से शासन से संबंधित? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि ये आपकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ के साथ आप एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको जैसे प्रश्न का किसी का उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट कर दिया करें, और जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा वो यानी प्रश्न लिखने के साथ साथ उसका उत्तर लिख करके अपनी यानी जैसे नोटबुक पर उसकी डिटेल भी लिख लिया करें जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके सभी जो प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम एक साथ क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और सभी प्रश्न आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएं। और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका भी 5वीं। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74, ऑप्शन आपका यानी डी अनुच्छेद 65। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 संघ और स्तर पर मंत्रिपरिषद का क्या करता है? प्रावधान करता है। और आपको बता दें जो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 74 है, ये राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, क्या करने के लिए? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान इससे संबंधित है। क्या है? यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद के प्रावधान से संबंधित है। एक मंत्रिपरिषद के प्रावधान से संबंधित है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान की यानी कि किस सूची के अंतर्गत सहकारी समिति को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियां, ऑप्शन सी आपकी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी संघ सूची। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। और आपको बता दें जो ये संघ सूची है, कौन सी सूची है? यानी संघ सूची है। ये आपको बता दें इसका क्या काम है? तो भारतीय संविधान की यानी कौन सी सूची है ये आपकी? आपको बता दें इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए राज्य सूची। क्या होगा? राज्य सूची सही होगा। और आपको बता दें जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, कौन सी सूची है? 7वीं अनुसूची है। इसके अंतर्गत आपकी यानी जो समिति है वो यानी राज्य ऐसे सहकारी जो समिति है वो राज्य सूची में वर्गीकृत की गई है। किसमें की गई है? आपकी यानी राज्य सूची में वर्गीकृत की गई है। और आपकी 3 सूची 7वीं यानी सूची यानी आपकी अनुसूची में कौन कौन सी? संघ सूची, उसके बाद आपकी समवर्ती सूची, उसके बाद जो तीसरी है वो आपकी कौन सी है? संघ सूची, समवर्ती सूची और आपकी राज्य सूची। कौन सी सूची है? राज्य सूची। तो ये आपकी 3 सूची है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद आपका 246, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी 368। किसके द्वारा? 368। और भाग की बात की जाए तो भाग आपका 20। कौन सा 20? यानी भाग है। और आपको बता दें कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और संविधान संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यानी संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन के लिए यानी क्या है? तो आपकी यानी शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है। और उसके अलावा आपको बता दें संविधान संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत, क्या? यानी संसद का विशेष बहुमत
और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत क्या है, आवश्यक है, तभी एक यानी संविधान संशोधन हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 242, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी अनुच्छेद 244, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा, तो अनुच्छेद 244। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 244 के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि जो यानी जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए वो आपकी 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी प्रावधान है। किसमें, 5वीं और 6वीं में, कौन सी, 5वीं और 6वीं अनुसूची में प्रावधान है। और आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न बनता है कि ये जैसे कि आपके यानी अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, तो 244 में, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना का प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 241, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239 ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी 239 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना का प्रावधान करता है। क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 11। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी 8। कितना, यानी 8 है आपका भारतीय संविधान के यानी अनुच्छेद जो भारत के बाहर रहने वाले यानी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। ये कौन सा, तो आपका अनुच्छेद 8 है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। ऑप्शन ए इंदिरा साहनीवाद, ऑप्शन बी गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी शंकरी प्रसादवाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारतीवाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी केशवानंद भारतीवाद। यानी केशवानंद भारतीवाद ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। और ये आपका कब हुआ, तो ये 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कहाँ का, यानी केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीश, कितने, 13 न्यायाधीश की पीठ ने यह कहा कि संसद में संशोधन यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी धारा खंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका कौन सा,
तो ऑप्शन आपका बी प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना जो है वो एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो यानी उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और भारतीय संविधान की जो ये उद्देशिका है का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, यानी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में, कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 28। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी अनुच्छेद 11, यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 है। कौन सा है? अनुच्छेद 11 है। और आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। और ये जो प्रश्न है ये आपका कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। और ये जो अनुच्छेद 11 है ये संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। किसे देता है? को संसद को भारतीय नागरिकता और क्या, यानी भारतीय नागरिकता और यानी अधिग्रहण और अधिग्रहण यानी अधिग्रहण और समाप्ति समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। सी संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? ऑप्शन ए नेपाल और बौद्ध आए नेपाल से आए बौद्ध, ऑप्शन बी इजराइल से आए यहूदी, ऑप्शन सी श्रीलंका से आए हिंदू, या ऑप्शन डी पाकिस्तान से आए हुए सिख। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का यानी जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी पाकिस्तान से आए हुए सिख। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद भारतीय नागरिकता का आवेदन कर सकता है? तो पाकिस्तान से आए हुए सिख। कौन कर सकते हैं? पाकिस्तान से आए हुए सिख यानी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका जैसे ये जो कानून है ये आपका जो कानून है ये कानून पाकिस्तान, उसके अलावा आपका कहां पर है? पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। नागरिकता अधिनियम
1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? ऑप्शन ए पंजीकरण, ऑप्शन बी वंश आधारित नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी यानी नगरीकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी दोहरी नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो आपकी यानी दोहरी नागरिकता की नहीं है। किसकी नहीं है? तो दोहरी नागरिकता की नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और भारत में जो एकल नागरिकता है इसका ये मतलब है एक व्यक्ति एक ही समय में, यानी एक व्यक्ति एक ही समय में, यानी एक व्यक्ति एक ही समय में भारत और किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। यानी क्या? यानी भारत या अन्य किसी देश का नागरिक नहीं हो सकता। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। नए जोड़े गए क्षेत्र यानी टेरिटरी में लोगों की नागरिकता के निर्णय कौन सा प्राधिकरण है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी केंद्र और सरकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी केंद्र सरकार। क्या? यानी केंद्र सरकार नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? यानी केंद्र सरकार करती है। और आपको बता दें भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अंतिम शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? यानी संसद के पास है। क्या? यानी अंतिम शक्ति नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। कौन सा बनाया? यानी नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। कौन सा बनाया? 1955 बनाया। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन आपका सी ओरिजिनल सिटीजन ऑफ आइडेंटिटी, ऑप्शन डी ओवरसीज कार्ड फॉर इंडियंस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर यानी क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो आपका यानी बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या मतलब है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। और आपको बता दें कि जो ये OCI है ये एक विशेष प्रकार की नागरिकता है। क्या है? एक विशेष प्रकार की नागरिकता है। क्या? ये एक प्रकार की नागरिकता है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। यह उन्हें भारत में रहने का काम और अध्ययन करने की अनुमति देता है। क्या देता है? जो भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी दूसरे देश में रहते हैं। क्या करते हैं? यानी जैसे भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के लेकिन वह किसी दूसरे देश में रहते हैं और अध्ययन करते हैं या अपना जैसे काम करते हैं, यानी तो उसके लिए ये अनुमति देता है। कौन सी? तो ओवरसीज यानी नागरिकता। तो ये आपकी इससे संबंधित है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आपका यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सा देश
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी, यानी कौन सा नहीं है? तो भूटान नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों देश शामिल हैं जिन्हें 2019 में संशोधन करके जो यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उन्हें जैसे भारत की यानी नागरिकता 6 वर्ष रहने पर यानी देने का प्रावधान है। कितने वर्ष? 6 वर्ष रहने पर यानी प्रावधान है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये यानी जैसे लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को, कब? 10 दिसंबर 2019 को, कब? 10 दिसंबर 2019 को किसने? तो लोकसभा तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 1900 यानी 11 दिसंबर 2019 को, कब? 2019 को यानी क्या किया? पारित किया। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत में धूसर क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कोयला उत्पादन, ऑप्शन बी कच्चा तेल उत्पादन, ऑप्शन सी सरसों उत्पादन, ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा? तो डी उर्वरक उत्पादन। किससे? उर्वरक उत्पादन से है। और आपको बता दें कि ये जो क्रांति है ये यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप जरूर इसे ध्यान रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में यानी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि जो काली क्रांति उत्पादन यानी इससे संबंधित है, तो कच्चा यानी कृषि यानी जो काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी कोयला से है, यानी कौन सी वाली? काली। और आपकी और किससे है? तो आपकी यानी कच्चा तेल से। किससे? काली यानी क्रांति है वो कोयला उत्पादन और आपकी कच्चा तेल भी यानी काली क्रांति से ही संबंधित है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी मनोज कुमार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी वर्गीज कुरियन। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और आपको बता दें 26 नवंबर 1921, कब? 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड यानी केरल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर? कोझिकोड यानी केरल में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी माना जाता है। किसका माना जाता है? श्वेत क्रांति का। किसका? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कौन से पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और कौन सा? तो आपका पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार। और जो आपका ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो आपका यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जुनैद मौसम, ऑप्शन बी मक्का मौसम, ऑप्शन आपका सी धान मौसम, ऑप्शन डी जायद मौसम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका डी जायद मौसम होगा। कौन सा मौसम होगा?
जायद मौसम होगा। आपको बता दें कि जो फसलें वो आपकी यानी मुख्य रूप से कितने यानी भागों में विभाजित हैं, तो 3 में। कौन-कौन सी? पहली आपकी रबी की, दूसरी आपकी खरीफ की और तीसरी आपकी जायद की। अब आपको जैसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो ये फसलें, इनका पहले तो आपको हम समय बता दें, उसके अलावा आपको इनकी कौन-कौन सी फसलें वो भी बता दें, क्योंकि इनसे संबंधित आपका प्रश्न बनता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। तो इनका जो समय होता है, तो नवंबर से दिसंबर इनका क्या रहता है? दिसंबर इनका यानी बुवाई का समय। जब यानी ये क्या की जाती हैं? बोई जाती हैं। और जब इनका काटने का समय होता है, तो मार्च और अप्रैल। क्या होता है? मार्च और अप्रैल होता है। और उसके अलावा वहीं पर आपकी जैसे इनमें फसलें कौन-कौन सी आती हैं, तो आपकी गेहूँ आती है, उसके बाद चना, मटर, उसके बाद सरसों, कौन-कौन सी? चना, मटर और उसके अलावा सरसों आदि, ये यानी आपकी जैसे बोई जाती है। उसके अलावा आपकी बात कर ली जाए खरीफ की, तो खरीफ की बात कर लेते हैं। ये मई जून किसमें? मई जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं? अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। और आपको बता दें कि जो ये फसलें हैं, ये आपकी यानी किस तरह की फसलें हैं, तो आपकी खरीफ की, ये आपकी यानी कब काटी जाती हैं, तो आपकी मई जून में ये यानी बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। और ये हैं कौन-कौन सी? तो आपकी धान के अलावा कौन सी है? तो आपकी बाजरा, उसके अलावा मक्का, यानी कौन सी है? धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली मूंगफली और आपकी कौन सी है? तो आपकी चना है। कौन सी है? चना है। वहीं पर जायद की बात कर ली जाए, तो जायद में आपकी कौन-कौन सी है? तो आपकी यानी जायद में आपकी बात कर ली जाए रबी और खरीफ के पश्चात, यानी रबी और खरीफ के पश्चात ये आपकी कब बोई जाती है? तो ये अप्रैल से जून के मध्य। कब? अप्रैल से जून के मध्य ये बोई जाती है। और इसमें कौन-कौन सी आती हैं फसलें? ककड़ी, उसके बाद आपकी खीरा के अलावा और कौन-कौन सी आती हैं आपकी? खीरा के अलावा आपकी कौन-कौन सी आती हैं? तो खीरा के अलावा आपकी आती है तो आपकी सब्जियां आती हैं। और क्या? मूंग भी आपकी इसी समय बोई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम आईआरएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1983। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका सी 1988। कब? 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम आईआरएस की स्थापना हुई थी। डेट क्या थी? तो 17 मार्च 1988। क्या डेट थी? 17 मार्च 1988 डेट थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1948। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका है 1945। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बनाया गया था? तो 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया था। और आपको बता दें कि डेट क्या थी? तो 27 मार्च आपकी डेट थी। और 1945 यानी आपकी जो डेट थी वो आपकी थी 27 दिसंबर 1945। डेट क्या थी? 27 दिसंबर 1945 को यानी ये बनाया गया। और आपको बता दें कि इसका जो जैसे इसे यानी बनाया गया
और ये वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? तो वॉशिंगटन डीसी कहां पर? अमेरिका में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1947। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपकी यानी की गई, वो आपकी की गई थी। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा बी 1993 में। कब? 1993 में भारतीय जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुई थी। डेट क्या थी? तो 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार यानी एक तरह से ये आपका एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपका कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ यानी सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ट्यूरिन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, ऑप्शन डी बर्लिन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ये ट्यूरिन में। यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ स्टॉप कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका यानी ट्यूरिन में है। साथ के साथ आपको बता दें कि ये जो आपका यानी जैसे संगठन है यह एक प्रशिक्षण केंद्र है। क्या ये? प्रशिक्षण केंद्र है। और साथ के साथ आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1 जनवरी 2002 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2002 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो आपका ट्यूरिन यानी में कहाँ पर है? ये ट्यूरिन में है। और आपको बता दें ये देश की बात की जाए तो ये आपका इटली में। कहाँ पर है? इटली में है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आपकी ये स्पेशल क्लास रोजाना शाम 5 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप रोजाना शाम 5 बजे अपने इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं क्योंकि आपकी ये रोजाना क्लास शाम को 5 बजे यानी अपलोड की जाती है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो यानी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना समय यानी निकालते हुए समय को यानी जैसे आप 5 बजे आप समय को निकालते हुए रोजाना अपनी क्लास देख लें क्योंकि ये जो क्लास है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लास है। किस तरह की है? स्पेशल ये क्लास है जो आपके एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। पिछले यानी काफी दिनों से लगातार ये क्लास अपनी रोजाना चलाई जा रही है और आपकी काफी वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी हैं। तो यदि आपने अभी तक सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप सभी वीडियो को देख लें। साथ के साथ शाम को रोजाना 5 बजे अपनी क्लास को ये देखें क्योंकि ये आपकी क्लास रोजाना आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई जाती है। तो आप रोजाना शाम को 5 बजे जरूर देखें और साथ के साथ अपने साथियों को और अपने दोस्तों और जो आपके और भी जैसे कोई भी पहचान में है उन सबको अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ें क्योंकि आपके प्यार और सहयोग के कारण ही अपना ये परिवार अपना ये यूट्यूब चैनल लगातार यानी ग्रोथ कर रहा है, केवल आपके प्यार और सपोर्ट के कारण। क्योंकि आप जैसे जो अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हैं जो यानी कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें मतलब हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप मतलब आगे बढ़ें। आप यानी आगे की ओर यानी कोशिश करें क्योंकि एक स्पष्ट बात है कि वही अभ्यर्थी यानी जो यानी वही अभ्यर्थी आगे बढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं, जो दिन और रात लगे रहते हैं वही सफल होते हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि शिक्षा एक ऐसी यानी आपका यानी जैसे महत्व है यानी एक तरह से यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको अंधकार से किससे अंधकार से अंधकार से प्रकाश की ओर किसकी ओर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, अंधकार मतलब आपकी जो परेशानी, जो आपके पास काफी यानी दिक्कतें हैं, जो आप मतलब बहुत बड़ी यानी प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, जो आप बड़ी परेशानियों में चल रहे हैं, उनसे एक अच्छे जीवन की ओर, किसकी ओर, एक अच्छे जीवन की ओर, जहां पर आपका यानी काफी खुशी, काफी यानी चीजें आपके साथ होंगी। तो उसके लिए ये शिक्षा आपके साथ जभी आएगी जब आप प्रयास करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, तभी इस चीज का महत्व समझ में आपके आएगा। क्योंकि शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है कि पता नहीं कितने कितने लोगों का जीवन बदल दिया शिक्षा ने, यानी पता नहीं अच्छे अच्छे, आपको अच्छे से पता होगा कि विवेकानंद, कौन, विवेकानंद, विवेकानंद एक मतलब अच्छे योग्यवान और ज्ञानवान व्यक्ति थे, जो मतलब भारत का नाम रोशन उन्होंने किया। तो वो क्या थे, यानी वो एक अच्छे यानी शिक्षा की यानी जानकारी रखने वाले थे। वैसे ही आपके एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, जो यानी अपने आप में एक बहुत ही यानी शिक्षित व्यक्ति थे। तभी तो वो इतने आज यानी उनका नाम को अभी भी लोग ध्यान रखते हैं, अभी भी यानी उनके नाम को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शिक्षित और योग्य व्यक्ति थे। तो प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही यानी शिक्षित और योग्य बन सकता है, लेकिन वो बन जब ही सकता है जब वो मेहनत करे और जब अपने आप को यानी उसमें काफी यानी प्रयास करे, काफी यानी इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करे, तभी वो योग्य और काफी शिक्षित हो सकता है। बहुत से व्यक्ति भारत से यानी विदेशों में गए, जहां पर यानी अपनी एक यानी पहचान बनाई, एक अपनी पहचान दी कि हाँ, जैसे विवेकानंद जी, विवेकानंद जी ने शिकागो में बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था, जहां पर जब यानी उन्होंने भाषण दिया था, तब यानी उन्होंने उन्हें मतलब लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति है। जब उनका पूरा स्पीच हुआ, जब वो यानी खत्म हुआ, तब लोगों ने कहा कि ये कोई योग्यवान और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है, जो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं। तो इसलिए आप यानी मेहनत करें, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यानी जैसे जो और व्यक्ति आगे बढ़ गए तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने प्रयास किए थे, उन्होंने त्याग किए थे। वैसे ही अभी भी आपका समय है, अभी भी आपके पास बहुत सी चीजें हैं जो आप यानी काफी आगे अपने आप को ले जा सकते हैं। सबसे पहले जो आप है, आप एक स्टेज को पकड़ें, यानी आप एक जगह पहुंचे जहां पर जो ये आपकी परेशानी इकोनॉमिकल और जो पारिवारिक जो परेशानी छोटी छोटी चल रही हैं, तो वो दूर हो, उसके बाद फिर और आगे आप जा पाएंगे। यदि आपकी शुरुआत ही नहीं होगी, यानी आप अपनी शुरुआत ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आप यानी आगे कैसे पहुंच पाएंगे। जब आप इस जॉब में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आप यानी इस जॉब को यानी ले लेंगे, उसके बाद आप और मेहनत करेंगे तो और आप यानी आगे पहुंच पाएंगे, और अच्छी अच्छी जॉबें ले पाएंगे, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन संभव ये जब ही है जब आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे, जब अपने आप को यानी दिनों रात समय देंगे। जितने भी महान व्यक्ति बने, जो यानी अपने यानी देश का नाम इन्होंने जितनों ने भी बढ़ाया, उन्होंने त्याग किया है। उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि उन्हें मतलब कोई भी जैसे बात बोलने से लोग उनकी सुनते थे, लोग मतलब उन्हें उनके नाम से आज भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने आप की काफी मेहनत की थी। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, जो मेहनत करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं वही आगे बढ़े, बहुत से गरीब व्यक्ति भी आगे बढ़ते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको अच्छे से यानी पता होगा, जो एक महान फुटबॉलर है, कौन है, एक महान फुटबॉलर जिनका नाम है, यानी महान फुटबॉलर हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके बारे में यदि आपने यानी अभी यानी बिल्कुल यानी नॉर्मल और अभी के समय की आपको बात बता रहे हैं, उनका यानी पारिवारिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप का त्याग किया, उन्होंने मेहनत की। इसीलिए तो आज यानी उन्हें दुनिया में लोग अभी जानते हैं, क्योंकि अभी कोई उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। विवेकानंद जी, अब्दुल कलाम, ये बहुत यानी बड़े लोग हैं, जो मतलब बहुत पहले शिक्षाविद रह चुके हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, वो यानी जब भी सफल हो सकते हैं जब वो मेहनत करें और जब त्याग करें। आप किसी भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं बनेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि
कि आपका ये एग्जाम अगले यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपके पास 100 दिन के आसपास का समय है। यदि अपने आप को मजबूत करना है, यदि आपको सिलेक्ट होना है इस जॉब में, तो आपको तो त्याग करना होगा। आपको चीज़ों को यानी बहुत सी चीज़ें जो आपका समय खराब कर रही हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव मतलब चीज़ें जो आपके समय को खराब कर रही हैं, उनसे दूर जाना होगा। आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ लोगों को कि मैं भी यानी एक यानी योग्य और सक्षम व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे बेशक समय लगा, लेकिन आज मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए आप दिन और रात मेहनत करें। जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो जब भी सफल होंगे जब यानी वो अपने आप को समय देंगे। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय को आप नहीं समझेंगे तो समय भी एक दिन आपको नहीं समझेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि समय उसी को समझते हैं जो समय को समझता है। सीधा सिद्धांत है कि आप समय को समय की तरह के नहीं समझेंगे। आपको जरूरत है आज पढ़ने की, और आप क्या कर रहे हैं कि आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद पढ़ाई शुरू करें, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि समय अभी यानी मांग कर रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, और आप कब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जब यानी एग्जाम हो जाए या एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन बचे हों, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, अपने इस परिवार से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी सही और सटीक तरीके से करें। आपकी जो ये स्पेशल क्लास है, इसमें एक साथ 3 से 4 सब्जेक्ट रोजाना पढ़ाए जाते हैं। कारण क्योंकि आपके जो ये प्रश्न आ रहे हैं, आपके ये 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्न आपके आ रहे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट को लेके चले, उसके साथ साथ स्टैटिक को भी लेके चले, क्योंकि स्टैटिक से भी प्रश्न आते हैं। साथ के साथ आपकी 15 प्लस क्लासें, कितनी 15 प्लस क्लासें करंट अफेयर की भी अपलोड करती हैं, जिसका यानी लिंक प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन सभी को भी देखें, क्योंकि ये सभी चीजें आपको मजबूत बनाएंगी, आपके एग्जाम में स्कोर अच्छा कराएंगी। इसलिए आप यानी जरूर देखें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।